हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, हम लोग अब जो प्रतिदिन एक प्रश्न पत्र स्वाहा करने की जो हम लोग एक मुहिम है उसके 20वें चरण में पहुंच चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है? वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई को पेश किया गया था। ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2017। बताइए सर, इसमें क्या होगा? जीएसटी के पूरा पोस्टमार्टम हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं किसकी? जीएसटी की। किसकी बात करते हैं? जीएसटी की बात करते हैं, ठीक है। देखिए सर, जीएसटी की बात करें तो ये जो, अगर इसकी बात करें तो ये लागू कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ, पेश जब हुआ तब लागू भी हुआ था। जैसे अगर पूछा जाए आपसे पेश कब हुआ, अगर आपसे ये पूछ ले कि साहब ये पेश कब हुआ, तो जाहिर सी बात है वस्तु एवं सेवा का जो जीएसटी है ये 101वां संविधान संशोधन है। आपको पता है 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन है, ठीक है। और ये जो है लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछेगा जीएसटी ये प्रत्यक्ष कर है, कैसा कर है? अगर आपसे पूछे कैसा कर है, अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? तो जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो जीएसटी है जो अभी भारत में लागू हुआ, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? क्या ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? असीम दास गुप्ता ने। क्या? असीम दास गुप्ता ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। अब अगर अगला प्रश्न आपसे बने, अगला क्या बनेगा? इसको जो है किस समिति की सिफारिश पर ये लागू किया गया? अगर समिति आपसे पूछ ले तो कौन समिति थी? विजय केलकर समिति। कौन सी थी? विजय केलकर समिति, इसकी सिफारिश पर ये लागू किया था। बात जीएसटी की करते हैं ना, तो जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुई? अगर पूछे आपसे सबसे पहले कहाँ लागू हुई, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो सबसे पहले अगर कहीं लागू हुई थी तो वो लागू हुई थी आपके फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। कब लागू हुई थी? 1954 में। लेकिन जो हमने जीएसटी का मॉडल अपनाया, है वो बेसिकली कनाडा का मॉडल। हमने क्या किया? कनाडा का मॉडल अपनाया। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अगर और बात करें आगे, अगर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जीएसटी में जो है, अगर जीएसटी जब से लागू हुई है तो बेसिकली इसके आने से 17 कर थे तथा 23 अधिभार टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, सब टैक्स जो लगते थे, 23 अधिभार जो ये समाप्त हो गए। क्या हुए? ये समाप्त हो गए, 23 अधिभार समाप्त हुए, ठीक है। और जीएसटी को अगर कोई ये पूछे कि साहब सबसे पहले कौन सा राज्य लागू किया था, राज्य, तो सबसे पहले जो लागू किया था वो आपका था असम, ठीक है। क्या था? असम जो है सबसे पहले इसको लागू किया था, ठीक है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ जीएसटी की दर कितनी है, जीएसटी की जो टैक्स की दर है, तो आप समझ लीजिए 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये 28%, 1, 2, 3, 4, 5 दरें 5 है। अगर आपसे यही पूछ ले प्रकार, क्या पूछ ले? जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो भाई जीएसटी जो है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी और एक होती है आईजीएसटी होती है। बात क्लियर है? ये आपका जीएसटी से मामला हो गया। फिर अगर आपसे ये पूछे, जैसे यदि किसी व्यापारी का टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो तो वो रजिस्ट्रेशन जीएसटी का कराना अनिवार्य होता है, ये भी आप जान लीजिए। नहीं तो अगर वो नहीं कराता है तो फिर उसको 5 वर्ष की जेल होगी। आपसे एक और प्रश्न बनता है कि जीएसटी में कितने अंक जो है दिए जाते हैं, जैसे जब जारी होता है कितने अंक होते हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और जगह होती तो और एक्सप्लेन करते, जैसे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इरेज जैसे ऐसे ही समझ लीजिए। जीएसटी परिषद के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, जीएसटी परिषद के विषय में समझिए कि जीएसटी में होने वाले बदलाव देखती है। ये बेसिकली इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 279A में किया गया है। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है ये इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो इसका अध्यक्ष होता है, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री, यही एक ऐसी संस्था जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है।
यह जो जीएसटी परिषद है यह 33 सदस्यीय है, ठीक है। कितनी सदस्यीय है? 33 सदस्यीय परिषद है ये, और इसमें राज्य और केंद्र के वित्त मंत्री जो है ये वोट करते हैं। तो जो जीएसटी व्यवस्था, अगर आपसे पूछे जो जीएसटी व्यवस्था है इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो इसका वर्णन आपके अनुच्छेद 246 के ए में है, और कहाँ पे है? 269 के ए में है। बात क्लियर है? तो ये इतना जो है आपका है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एलपीजी, शराब और विद्युत पेट्रोलियम ये जीएसटी में है या बाहर है, तो आप सब कहिएगा इसको बाहर है, ठीक है। तो जो जीएसटी आपकी है ये बेसिकली कब लागू की थी? ये लागू की गई थी आपकी 1 जुलाई 2017 को। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना में की गई ताकि सांसदों के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। देखिए अब ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कैसे? तो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना की गई। ये बेसिकली कब की गई थी? तो 1993 में, ये 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी प्रश्न बनता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो उस वक्त प्रधानमंत्री जो थे वो आपके जैसे पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। ये पूछा जाता है, और उन्होंने जो है इसकी जवाबदेही के लिए 1993 में, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके इसके लिए 1993 में ये इन्होंने काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 5वीं अनुसूची वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विस्तृत से संबंधित अधिनियम के तहत आते हैं? A7, B9, C13, D10। बताइए सर कितने आते हैं? देखिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम जो है ये 1996 में आया था। 1996 में आया था। इसका क्या नाम था? इसका नाम था पीसा, PESA, इसको बोलते पीसा, ठीक है। पेशा के नाम से जाना जाता है। यह कानून 5वें अनुसूचित क्षेत्रों के 10 राज्यों में लागू होता है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में लागू होता है। पूछा जाता है ये 10 राज्य कौन कौन से, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो लिख लीजिए, ये 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, कौन है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका गुजरात, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आता है आपका झारखंड, क्या आता है? झारखंड आता है। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, झारखंड के बाद आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आपका आता है उड़ीसा, इसके बाद आता है आपका राजस्थान, उड़ीसा के बाद आता है आपका राजस्थान, उसके बाद आता है आपका तेलंगाना। बात क्लियर है? देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही 10 ऐसे राज्य जहाँ पे पीसा लागू होता है। 1996 में ये नियम आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति जो है वो बुला सकता है। बेसिकली इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 93, ऑप्शन बी दिया है 105, ऑप्शन सी दिया है 108, ऑप्शन डी दिया है 116। बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें 93 में क्या दिया गया है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई जो 93 है इसमें ये कहा गया है कि लोकसभा और उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में, क्या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। सीधे सीधे कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, ठीक है। 105 में क्या कहा गया भैया? 105 में ये कहा गया है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों तथा उनके संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार, बात क्लियर है। फिर उसका अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है? अब 116 पहले समझ लीजिए। 116 में क्या कहा गया भैया? 116 में लेखानुदान, इसको तो आप जानते हैं, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान,
लेखानुदान, प्रत्यानुदान, और उसके बाद आपका आता है अपवादानुदान। 116 में 108 में क्या भैया, 108 में कहा गया है संयुक्त बैठक, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउस इन द सर्टेन केसेस। ये बेसिकली ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है भैया? अगला है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? बताओ भैया, किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, स्पीकर के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या उपराष्ट्रपति के पास? अगर मामला टाई हो गया तो कौन वोट डालेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं, आप पढ़े होंगे भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 100 है, क्या अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 क्या कहता है? लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर जो है अध्यक्ष के पास एक वोट डालने का अधिकार है। ये किसके अनुच्छेद 101 के तहत है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है, ये भी बात सही है। तो लोकसभा स्पीकर जो है अर्थात जो अध्यक्ष है वो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अभी हमने 108 में पढ़ लिया, ये करता है, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर जो भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, भी बात सही है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पीकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किसके तहत पावर इसको प्राप्त है? अनुच्छेद 101 के तहत। चलिए सर अगला लेते हैं। अगला क्या भैया? भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अंत समीप कोई शहर है ना? कोई शहर है, कौन सा है भैया? मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़। बताओ भैया, अगर हम बात करें कि जैसे ये जो कर्क रेखा हमारी है, ये जो कर्क रेखा है ये बेसिकली 8 राज्यों से होके जाती है, ठीक है। अगर यहाँ से शुरू करें हम बेसिकली तो आपके गुजरात, यहाँ से शुरू होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आता है झारखंड। तो 1 2 3 4 5 झारखंड। उसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे जब आप बढ़ेंगे तो झारखंड के आगे आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपका त्रिपुरा, और उसके बाद आता है आपका मिजोरम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा क्या करती है? गुजरती है, ठीक है। और इसमें अगर पूछे आपसे जिले तो लगभग 35 जिले इसमें आते हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं भोपाल, जैसे एक तरफ से अगर हम नोट डाउन करना शुरू करें, भोपाल जो है, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, इसका देखिए राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ना, जैसे अब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है अगर आपसे पूछे तो जाहिर सी बात है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से जाती है, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है, या भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये भी बात सही है। 8 राज्यों गुजरती है, बात हमने बता दी आपको, बात क्लियर है। ये कहाँ सबसे नजदीक से जाती है? जाहिर सी बात है, ये आप अगर आएंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में इतने में से मध्य प्रदेश सबसे नजदीक से गुजरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भोपाल है, तो भोपाल लगभग 23 अंश और 25 मिनट से गुजरती है। उसके बाद बात करते हैं जबलपुर से, किसके? जबलपुर से बात करते हैं तो ये लगभग 23 अंश 11 मिनट से होकर जाती है। हम बात करते हैं उज्जैन की, किसकी? उज्जैन की बात करते हैं तो ये लगभग 23 डिग्री और 9 मिनट से होके जाती है, ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ जैसे दिया है, अगर हम जैसे ऐसे उसकी बात करें तो रांची जो झारखंड है, रांची, तो रांची जो है बेसिकली ये भी 23 डिग्री और 11 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका आता गांधीनगर, क्या आता भैया? गांधीनगर आता है। तो गांधीनगर से कहाँ गुजरता है? तो जाहिर सी बात है 23 डिग्री और 13 मिनट से, तो जाहिर बात ये रांची से नज़दीक तो यही हो गया, क्योंकि यहाँ पे 23.5 डिग्री और 30 मिनट की बात हो रही है, तो जो 23 के नज़दीक होगा वही तो होगा ना। तो आप समझ लीजिए सबसे नज़दीक तो भोपाल से गुजर रही है, समझ रहे हैं। रांची और जबलपुर बराबर ही है, ठीक। ऐसे आप नोट डाउन करना शुरू करें, सब बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसमें राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस पड़ोसी देश, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। बताओ भैया, एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, नेपाल की बात करें अगर, किसकी? नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल से जो हमारी सीमा है ना वो बेसिकली 1751 किलोमीटर की है, ठीक है। इसमें जो सटे हुए राज्य हैं वो आपके उत्तर प्रदेश, पूछा जाता है आपसे, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका आता है, क्या आता है? पश्चिम बंगाल आता है, सिक्किम, और उसके बाद आपका इधर आ जाएंगे तो उत्तराखंड, ठीक है। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल से सटते हैं। बात कर लेते हैं चीन के। चीन से जो हमारी सीमा है वो 3400
88 किलोमीटर करीब चलती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सटे हुए तो J&K, उसके बाद आपका आता है, अभी तो लद्दाख भी हो गया है, ठीक है, लद्दाख। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश HP, उसके बाद आपका उत्तराखंड UK इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपका सिक्किम आता है, क्या आता है भैया, सिक्किम आता है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश AP आ जाता है। बात करें इसकी म्यांमार की, तो भैया म्यांमार की सीमा कितनी है, 1643 किलोमीटर, ठीक है। इससे कौन टच करता है, तो भैया अरुणाचल प्रदेश AP हो गया। उसके बाद आपका नागालैंड, म्यांमार से नागालैंड, ठीक है। उसके बाद आपका मिजोरम, और उसके बाद मणिपुर, ठीक है, मणिपुर आ गया, म्यांमार से हो गया। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो हमारी सीमा है वो बेसिकली 4096.7 किलोमीटर है। इससे जो सटे हुए हैं वो आपके असम, मेघालय, मिजोरम, और 3 ओर से घिरा हुआ कौन है, त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। और उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल। बात क्लियर है। तो ये बांग्लादेश हो गए। अगर आपसे पूछा जाए इनमें सबसे लंबी सीमा कौन सी है, तो सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश की होती है। उसके बाद 1 नंबर बांग्लादेश आता है, दूसरे नंबर पे चीन आता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है, और उसके बाद जो है आपका नेपाल आता है, चौथे नंबर पे नेपाल आता है। उसके बाद आपका म्यांमार आता है 5वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका भूटान, उसके बाद 106 किलोमीटर सीमा लगती है अफगानिस्तान से, जो कि अभी हालांकि POK में आता है, तो उसको बहुत वो नहीं करेंगे, जिसमें राइट आंसर आपका D हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला है कौन, अरब सागर तक। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला, अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या बंगाल की खाड़ी, बताओ भैया। देखिए बात करें जो भारतीय प्रायद्वीप है, तो अब जाहिर सी बात है भारतीय प्रायद्वीप मतलब क्या है, जो भारत सटे हुए सब सारी चीज़ें, तो हिमालय तो इसमें अंडरस्टूड हो जाएगा ना, हिमालय की तो बात ही नहीं है। जो बात करते हैं इसकी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पैंजिया और पैंथल-आसा, तो पैंजिया तो भूमि हो गई, पैंथल-आसा सागर हो गए। तो उस सागर में कहाँ तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप, तो उस सागर में जो है आपके हिंद महासागर तक, कहाँ तक, हिंद महासागर तक भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है। यह पश्चिम में, जैसे यहाँ से आप जाएंगे तो अफ्रीका से है ना, पूर्व में ये पश्चिम में पूर्वी अफ्रीका से, पूर्व में जो हिंदू चीन है ना, सुंडा द्वीप समूह है। उसके बाद और ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण में जो है आपका दक्षिण ध्रुव महासागर से घिरा हुआ है। तो ये 3 ओर जो है भू-आवेष्टित महासागर है, ये जो आप देख ही पा रहे हैं 3 ओर से जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 ओर से भू-आवेष्टित है। तो इसमें राइट आंसर आपका हिंद महासागर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है, कॉपर कैन्यन, कोल्फा कैन्यन, फिश रिवर कैन्यन या डी ग्रैंड कैन्यन, बताओ ये कौन सी है। देखिए हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ी तंग घाटी अगर हम बात करते हैं, क्या सबसे बड़ी तंग घाटी, सबसे बड़ी तंग घाटी जो है ये है कहाँ, पहले ये जान लीजिए। तो ये है बेसिकली USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये इसका जो नाम है, दरअसल ये अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर जाती है। USA का जो एक राज्य है एरिजोना से होकर के ये जो तंग घाटी है या भ्रंश घाटी इसको बोलते हैं, ये आती है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, और इससे बहने वाली जो नदी एक है उसको ये एरिजोना क्षेत्र से ये बहती है, कौन सी, कोलोराडो नदी। क्या बहती है, कोलोराडो नदी एक है, कोलोराडो नदी ये बहती है। और इस नदी की धारा से बनी तंग घाटी जो है ये जो है करीब 6000, पहली बात तो ये जो घाटी ये बना रही है, कोलोराडो घाटी ये जो बना रही है, इसका नाम जो है द ग्रैंडियन घाटी है। क्या है, द ग्रैंडियन कैनन, द ग्रैंडियन कैनन है, ठीक है। ये यहाँ से बना रही है। बात क्लियर है। ये बेसिकली 446 किलोमीटर लंबी है और 6000 फीट गहरी है। कितना, अगर गहराई की बात करें तो 6000 फीट इस जो है गहरी है। बात क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दीवार द्वीप, गोवा,
पीलीभल द्वीप तमिलनाडु, मलय द्वीप केरल, माजुली द्वीप असम। बताओ भैया इसमें क्या होगा। देखिए अगर सबसे बड़ी द्वीप की बात करते हैं तो माजुली असम में ही है, ठीक है। माजुली असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है। और ये किस नदी पर है, तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। यह द्वीप जो है उत्तर में सुवर्णशिरी नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, हाँ, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने डाट ने 1648 में किसकी रचना की और पूरा किया। गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिरजी और मोहम्मद अब्दुल। बताओ भैया इसमें ताजमहल का कैलीग्राफर कौन था, किसने जो है इसका वो किया था। तो आपको पता है 1648 में अमानत खान सिरजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की। कौन, अमानत खान सिरजी जो था ये इसका कैलीग्राफर था, ठीक है। इसने रचना की और पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित है और यह विश्व के जो ताजमहल ये विश्व धरोहर में स्थित है। क्या, ये विश्व धरोहर है, ठीक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है। इसका निर्माण जो है, जो ताजमहल है इसका निर्माण पूछा जाए किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। क्या, शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में, मुमताज महल की याद में। और ये कब निर्माण इसका हुआ था, 1632, 16 दूनी 32। ताजमहल निर्माण कब हुआ, 16 दूनी 32 में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका अमानत खान सिरजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या भैया, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी भैया, 1929 में, 1931 में, 1934 में, 1939 में। बताओ भैया कब दी गई थी। देखिए हम एक कहानी आपको सुनाए। सबसे कहानी यहाँ शुरू होती लाला लाजपत राय से, लाला लाजपत राय। उससे पहले और कहानी एक है साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन। इसका गठन जो है करीब 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। और ये भारत आया 4 फरवरी 1928 को। जिसका लाला लाजपत राय ने कहाँ विरोध किया था, लाहौर में विरोध किया था। लाहौर में जो है ये कहा था कि इसमें उसको घुसने नहीं देंगे, ठीक है। और जब ये लाहौर में विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का, तो जो एक सैंडर्स था वहाँ का तत्कालीन जो पुलिस का अधिकारी था, उसने क्या किया, उसने जो है लाठीचार्ज करवा दिया, लाठीचार्ज करा दिया। इन्होंने जो है नारा दिया था कि साइमन कमीशन गो बैक। पूछा जाता है कौन सा नारा दिया, तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ये उस तत्कालीन समय का नारा था जब लाहौर में विरोध कर रहे थे। इसके ऊपर लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज होते समय इतना लाठियां इनको बरसा दी गई कि इनको जो है इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो रही थी, जब ये मतलब मरणासन्न थे, इन्होंने ये कहा था कि मेरे शरीर पर जो अंग्रेजों की लाठी है वो उनके शासन के ताबूत में कील साबित होगी, जो हुई ही बाद में चल करके। तो बेसिकली इसमें इनका जो बदला लेने के लिए जो चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारी, उनकी मौत का बदला लेने के लिए फैसला किया। और आगे चल करके जो है 17 दिसंबर 1928 में, देखिए इनकी जो 28 में विरोध भी कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे करीब जो है आपके सितंबर में, हाँ अक्टूबर में विरोध कर रहे थे। अक्टूबर में जो है ये अक्टूबर 1928 में ये विरोध कर रहे थे, समझिएगा, अक्टूबर विरोध कर रहे थे। इनकी जो है पीट करके हत्या कर दी गई, शहीद हो गए ये। ब्रिटिश का जो पुलिस अफसर था सैंडर्स, जिसने इनके ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, तो 17 दिसंबर 1928 को इसकी हत्या कर दी जाती है। ब्रिटिश पुलिस अफसर की सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के आरोप में इनको जो है, जो आपके भगत सिंह, सही, सुखदेव और राजगुरु जो थे, इनको जो है फांसी की सजा दी जाती है। किसकी फांसी की सजा दी जाती है, और ये कब दी जाती है, तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। सजा तो उससे पहले 7 अप्रैल 1930 में दे दी गई थी। तो बेसिकली जो है ये इसका, इसीलिए कभी कभी जब हम लोग गांधी अरविंद समझौता पढ़ते हैं तो हम लोग गुस्सा भी आता है कि गांधी जी क्या कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 1931 हो जाएगा, 23 मार्च 1931। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 13 नंबर में, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधार की घोषणा की जिन्हें पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में जाना जाता है। 1903 में, 1909 में, 1912 में या 1939 में। बताओ भैया कब किए थे। देखिए हमने आपसे बताया ना, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए जो स्वदेशी आंदोलन चले और भी जो आंदोलन चले, उसे सरकार की नींव हिल गई थी। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसने क्या किया कि ये भारत में बंटवारे, बांटो और राज करो। तो बेसिकली 1909 में
1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है। क्या आता है? मार्ले मिंटो एक्ट आता है और ये कहता है कि मुसलमानों के लिए, क्या कहता है? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात करता है और इसमें मुसलमान जो होते हैं खुश हो जाते हैं। ठीक है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों में के आकार एवं शक्ति में वृद्धि कर दी गई और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई और जो कालांतर में भारत विभाजन का आधार बनी। जो अभी भारत पाकिस्तान है ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मार्लियामेंटो एक्ट से आता है। इसका राइट आंसर आपको 1909 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताओ भैया क्या नष्ट होता है? देखिए विटामिन डी तो नष्ट होने वाली कोई चीज़ है नहीं, है ना। तो खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण जो अगर कोई नष्ट होता है तो वो होता है विटामिन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो फलों और सब्जियों को पकाते, धोते या काटते समय सावधान रखेंगे, क्योंकि पकाते वक्त ये शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सब्जी काटते समय हवा लगने पर भी सब्जी में मौजूद विटामिन सी नष्ट होने लगता है। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम कभी पूछा जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका नाम है। बात क्लियर है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी जो है विटामिन B1 थाई, B2 थाई, B3 नियासिन, है ना, ऐसे करके है तो विटामिन बी होगा। इसमें राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्या है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। जो 4 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है इसमें क्या होता है? जो पानी का घनत्व होता है अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। जो H2O स्ट्रक्चर इसकी है, इसके कारण होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे घनत्व जो होता है अधिकतम और आयतन जो है वो न्यूनतम हो जाता है। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक। बताइए कौन किया था? भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश जो है वो ICICI, ऐसे लिख लो यार, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। ICICI जो ये बैंक था इसने 1998 में ही क्या किया था? इसने पहल की थी। ICICI बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थान है। पहले इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके ICICI बैंक कर दिया गया। ऐसे सिंपल फॉर्म में इतना पता लगा हम किस बैंक में जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक में, नहीं भैया ICICI बैंक में जा रहे हैं। काम खत्म। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक ये है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका, जैसे वैसे तो इसकी स्थापना जो इसने 1998 में कहा था कि हम जो है इंटरनेट बैंकिंग की सेवा देंगे, लेकिन इसकी स्थापना सोचिए, इसकी स्थापना 1994 में हो गई थी और 4 साल बाद इसने क्या किया? इंटरनेट बैंकिंग सेवा देने के लिए तत्पर हो गई। बात क्लियर है। और इसका अगर पूछे आपसे मुख्यालय किसका? ICICI, कभी कभी हम लोग इसे बोलते रहते हैं ना, तो इसका मुख्यालय जो है वो है बेसिकली बम्बई में। बात क्लियर है। तो ICICI भी तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा बैंक तो आपका जो है जैसे SBI है ना, ऐसे। अगला क्या है? उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण कहाँ से किया था? रूस से, तुम्बा से, कारू से या श्रीहरिकोटा से? बताओ भैया। देखो इनसैट 2 जो है ये इसरो द्वारा निर्मित है और इनसैट 2 श्रृंखला के उपग्रहों में अंतिम दूर संचार, जैसे अगर पूछा जाता है ना किस लिए होता है, तो अंतिम दूर संचार क्या? अंतिम दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह। और इनसैट 2 जो है इसका बेसिकली परीक्षण जो किया गया था, इसका अगर आपसे कभी पूछे परीक्षण कब किया गया था, तो इसका परीक्षण 19 अप्रैल 1999 में किया गया था। और ये कहाँ से किया गया था? तो फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कहाँ से?
फ्रेंच गुयाना से इसका जो है प्रक्षेपण किया गया था। फ्रेंच गुयाना किस क्षेत्र से? तो कौरू प्रक्षेपण केंद्र से। कहाँ से? कौरू प्रक्षेपण केंद्र, यहाँ से किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय हरित क्रांति के दौरान हम यहाँ निम्नलिखित में से अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया। किसके द्वारा भैया? गेहूं ज्वार, चावल ज्वार, गेहूं और चावल, ज्वार और कपास। बताइए सर। इसकी अगर बात करते हैं हरित क्रांति की, तो बेसिकली आपको पता है ये हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति ये बेसिकली आपकी आई थी 1966-67 में। लेने वाला भारत में कौन था? भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो MS स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के यहाँ जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये बहुफसली थी, लेकिन इसका सूत्रपात जो है, चूंकि देखिए अगर बात करें इसकी विश्व लेवल पे सूत्रपात कौन किया था, तो नॉर्मन बोरलॉग किए थे, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन किए थे। इसका जो प्रभाव पड़ा था वो बेसिकली पड़ा था आपके गेहूं और चावल पर। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? बुलंदशहर, आजमगढ़, वाराणसी या बाराबंकी। देखिए हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो मिट्टी के बर्तन तो बेसिकली फेमस हैं आपके आगरा के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? काली मिट्टी दे रखा है। तो काली मिट्टी के जो बर्तन है वो बेसिकली फेमस है कौन से? आजमगढ़ का जो आजमगढ़ जिला है यहाँ जो है ये फेमस है। बात क्लियर? 19 का बी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। अंतिम प्रश्न है, राधा के जन्म स्थान के रूप में इनमें से किस एक स्थान को जाना जाता है? वृंदावन, मथुरा, द्वारका या बरसाना? बताओ भैया कौन जाना जाता है? देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो बरसाना क्षेत्र है, बरसाना जैसे द्वारकाधीश कहा जाता है, द्वारकाधीश द्वारका में जो है कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना के थे और इनका जन्म बरसाना से करीब 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव का नाम जैसे अगर पूछे आपसे, मान लीजिए बरसाना, बरसाना में कौन सा गांव? तो रावल गांव हुआ था। ये माना जाता है कि अगर आप बरसाने चले गए, है ना, जैसे पहले आप बरसाने चले जाएं उसके बाद आप मथुरा जाएँ तो चीज़ें जो आप मांगेंगे मनौती वो स्वीकार हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो राधा की माँ जो है उनका नाम कीर्ति था और पिता का नाम बृषभान था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अब अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।